Dear friends, before this lectures, we already discussed some conditions of a valid Hindu marriage. One of them, neither party should have a spouse living at the time of the marriage. Today we discuss next conditions which has been prescribed under section 5 of the Hindu Marriage Act 1955. तो आज हम उस हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 5 है उसमें जो हिंदू विवाह एक वैध हिंदू विवाह की जो भी शर्तें वर्णित की गई है उसमें से हम अधिनियम की धारा 5 सब क्लॉज 1 को पूर्व के व्याख्यान में विवेचना कर चुके हैं कि कोई भी जीवित पक्षकार की होती हुई दूसरा विवाह संभव नहीं है। यदि वो करता है तो उसे दोषी माना जाता है और सेकंड विवाह को पूर्णतः शून्य मानते हुए आईपीसी की धारा 494, 495 में उसे दंडनीय अपराध में माना गया है। आज हमारा जो नेक्स्ट उसके ग्राउंड से आगे की जो कंडीशंस हैं उस पर फोकस रहेगा और हम इस जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो एक हिंदू विवाह को वैधता प्रदान करती है। टुडे वी डिस्कस नाइदर पार्टी शुड बी सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ ए माइंड, मेंटल डिसऑर्डर और इंसैनिटी। तो 3 फैक्टर्स, one of them suffering from unsoundness of mind, mental disorder or insanity. All 3 facts related to this condition that at the time of neither party should be suffering from unsoundness of mind, mental disorder or insanity. If one of them party is found after marriage suffering from unsoundness of mind, mental disorder, insanity, and due to any reason, if one of them party did not disclose this fact, then other party क्या रखेगा, दूसरे पक्षकार को अधिकार दिया गया है कि वो इस आधार पर विवाह को अधिनियम की धारा 12 के अनुसार शून्य करने घोषित करा सकता है। तो हिंदू विवाह की वैधता के लिए जो सेकंड कंडीशन है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पक्षकार मानसिक रूप से पीड़ित, डिसऑर्डर या उसमें पागलपन की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। यदि उसमें कंडीशन है तो उसे विवाह के समय ही दूसरे पक्षकार को डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए। परंतु यदि फिर भी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता, विवाह हो भी जाता है, तो ये क्वेश्चन पैदा होता है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, और इसी कारण से वर्तमान अधिनियम में इस ग्राउंड को विवाह को शून्य करने बनाने का आधार प्रदान किया गया है। यदि कोई पक्षकार आफ्टर द 1976 अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट, द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज इज दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind. Second, though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children. And third, has been subject to recurrent attacks of insanity. इन तमाम ग्राउंड को 1976 के बाद से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का संशोधित अधिनियम 1976 में इन आधारों को जोड़ा गया है और ये बताया गया है कि इनमें से कोई भी ग्राउंड होने पर विवाह को शून्य करने घोषित कराया जा सकता है। दूसरा पक्षकार इनको आधार बनाकर विवाह को शून्य करा सकता है। अंडर द प्योर हिंदू लॉ, Hindu could be lawfully married as a consenting mind was not necessary. There was conflicting decision on the point as a whether a Hindu marriage was also a contract, and this conflict of decision was set at rest by the act, which originally laid down that lunatics and idiots could not marry at all, thus making free consent is necessary. और इसी कारण से अधिनियम 1955 मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 में स्वतंत्र सहमति को विशेष महत्व दिया गया है कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से ही एक वैध विवाह संपन्न किया जा सकता है। Therefore,
It is explained under Section 5 of the Act. If this condition of a valid marriage is not fulfilled, the marriage becomes voidable at the option of the other party under Section 12 of the Act. इसका तात्पर्य ये है कि दूसरा पक्षकार अधिनियम की धारा 12 को आधार बनाकर इन तमाम चीज़ों पर, किन चीज़ों पर, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर और सैनिटी, इन तीनों चीज़ों को आधार बनाकर न्यायालय में उस विवाह को चैलेंज कर सकता है और मैरिज को वाइडेबल घोषित कराकर मैरिज को तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि टुडे वी से कि हिंदू मैरिज इज नॉट प्योर सैक्रामेंट बट इट हैज़ बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ द राइट बिकॉज सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट explain this condition that neither party should be suffering from unsoundness of mind, mental disorder or insanity. If these grounds are found, so definitely other person in this condition, if this condition of a valid marriage is not fulfilled, the marriage becomes voidable at the option of the other party under section 12 of the act. और यही कारण है, इस कारण से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदू विवाह को संस्कार के साथ साथ संविदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कंडीशन फॉर ए वैलिड मैरिज, द ब्राइड ग्रूम शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 years and the bride the age of 18 at the time of marriage. This is also very important for know the nature of Hindu marriage. According to this condition, both party must be adult. It means 21 years and 18 they have completed if they want to a valid marriage. So this is the bridegroom should have completed the age of 21 years and the bride the age of 18. ये कहा कि वर वधु 18-21 वर्ष के होने चाहिए. दिस इज द मिनिमम एज लिमिट्स, और इसको हमने न्यूनतम अवधि मानी है. यही कारण है यदि हम प्राचीन हिंदू विधि देखें तो उसमें उम्र को एक आधार नहीं बनाया गया था, और यह आधार नहीं होने के कारण से उसको संस्कार के रूप में भी परिभाषित किया जाता रहा. लेकिन अब एक कंडीशन है कि जिस प्रकार से संविदा करने के लिए पक्षकार को सक्षम होना चाहिए, उसी प्रकार से आयु की दृष्टि से भी, समझ की दृष्टि से भी पक्षकारों को विवाह के लिए सक्षम होना आवश्यक है. और यही कारण है कि द ब्राइडग्रूम शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 years and the bride the age of 18 years. Under the ancient Hindu law, no minimum age limits, but under this act, तो प्रेजेंट एक्ट है उसमें 18 and 20 वर्ष मिनिमम एज को डिफाइन किया गया है. दिस क्लॉज प्रिस्क्राइब्स द मिनिमम एज इन कीपिंग विद द मिनिमम एज लेड डाउन बाय द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929. तो इसकी हम पालना नहीं करते हैं तो विवाह शून्य न होकर, विवाह तो वैध ही होता है, लेकिन इस कंडीशन के वायलेशन पर पनिशमेंट का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है. नेक्स्ट कंडीशन, द पार्टीज टू द मैरिज शुड नॉट बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू रिलीजियस फैक्टर. और ये कहा गया है कि यदि हम इस कंडीशन के अधिनियम की धारा 5 सब क्लॉज 4 की जो शर्त है, इसका यदि हम उल्लंघन करते हैं तो हम क्या होगा, द मैरिज इज वाइड एंड द पार्टीज आर लाइबल टू पनिशमेंट. यदि हम इसको रिलेशनशिप एक निषेध डिग्री के अंदर विवाह करते हैं तो उसको भी शून्य ही माना गया है. इसी प्रकार से द पार्टीज टू द मैरिज शुड नॉट बी सपिंडाज ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के सपिंड भी नहीं होना चाहिए. यदि इस कंडीशन को भी यदि वायलेट करते हैं तब भी विवाह को शून्य ही माना गया है. तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में विभिन्न कंडीशंस का वर्णन किया गया है जो विवाह को वैधता या शून्यता प्रदान करते हैं. थैंक यू.